गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने बाल विकास के अध्ययन के वीडियो को हम देख रहे थे, जिसके अंदर हम जीवन इतिहास विधि को हमने प्रारंभ किया था कि जीवन इतिहास विधि क्या है और इसके क्या सोपान, क्या स्तर से पद हैं जिनके माध्यम से हम एक बालक या संस्था, संस्कृति विशेष या समुदाय विशेष के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उनमें किसी विशेष समस्या विशेष को लेकर हम अध्ययन कर सकते हैं और उसका समाधान ढूंढकर और निदान किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। आज हम जीवन इतिहास विधि का मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन इतिहास विधि का मूल्यांकन, क्योंकि हमें जब किसी भी विधि का उपयोग हम करते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो विधि किस प्रकार की है, उसके क्या गुण हैं, क्योंकि हम किसी विधि का चुनाव करेंगे तो उसके गुणों को ही देखकर करेंगे, क्योंकि जब तक हमें उसके गुण या उसमें लाभ नजर नहीं आएंगे हम उस विधि को नहीं अपनाएंगे। दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे कि इसकी हानियां या इसके दोष, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं देखेंगे कि उसमें क्या हानियां या क्या दोष हैं, तो हम अपनी जो विधि है जिसकी योजना हम केवल गुणों के आधार पर हमने उसका प्रारूप तैयार कर लिया, हमने योजना तैयार कर ली, तो हम उसके जो उसमें सावधानियां जिनको की रखने की बहुत आवश्यकता है, या हम ये कहें कि उसमें कुछ ऐसे दोष हैं कि अगर उसका पता जो अध्ययन करता है उसको नहीं होगा तो ये स्पष्ट है कि उसके बारे में या उससे संबंधित जो सही परिणाम, जिन परिणामों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने उस विधि का चुनाव किया है, हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें जीवन इतिहास विधि के मूल्यांकन को भी जानना होगा, उसको समझना होगा। तो हम इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि गुण कौन कौन से इसमें हैं। तो सबसे पहला जो इसमें गुण की बात आ जाती है वो आती है कि बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करता है, संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करता है। जीवन इतिहास विधि में चूंकि हम बालक से संबंधित समस्त जानकारियां जुटाने का प्रयास करते हैं, उसमें उसकी पारिवारिक जानकारी होती है, पारिवारिक पक्ष सम्मिलित होता है, उसका शैक्षिक पक्ष सम्मिलित होता है, उसका सामाजिक पक्ष सम्मिलित होता है, उसका सांस्कृतिक पक्ष सम्मिलित होता है। यानी कि बालक से संबंधित जितनी भी सहज संभव सूचनाएं हैं उनको जीवन इतिहास विधि के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इसलिए यह विधि लाभकारी या इसका सबसे बड़ा गुण यही है। दूसरी बात है कि इसमें निदान करना असंभव होता है। निदान करना संभव, यानी कि यहाँ पर कोई भी समस्या है तो उस समस्या का पता, उसके कारण जाने जा सकते हैं, यानी कि समस्या का पता चलता है, उसके कारणों का पता चलता है और उसके निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी जानकारी इसके माध्यम से हमें आसानी से हो जाती है। तीसरी बात जो इसके अंतर्गत आती है वह आती है कि इस असाध्य, असंभव सूचनाएं भी जुटाई जा सकती हैं, यानी कि वे सूचनाएं जिनको कि अन्य किसी भी प्रकार के साधन, माध्यम, स्रोत या
किसी भी तरह से उसको जुटा पाना या उसको एकत्रित कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसी सूचनाएं भी इस जीवन इतिहास विधि के माध्यम से सरलता से और आसानी से जुटाई जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है। चौथी बात जो इसके अंतर्गत आती है वो आती है कि असामान्य बालक के असामान्य व्यवहार की यानी कि बालक का असामान्य व्यवहार जो होता है उस व्यवहार को जानने और समझने का सबसे अच्छा माध्यम यही है। क्यों कि जब बालक किसी भी प्रकार का, जैसे कि कक्षा में बालक किसी से भी कोई भी बात होती है वो उसका एक आक्रोशित होकर और उसका रिस्पॉन्स, उसका प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यानी कि किसी मित्र ने भी उसे किसी वस्तु या उसकी किसी चीज के लिए तुमने अच्छा किया है ऐसा भी कह दे, तब भी बालक की जो प्रतिक्रिया होती है वह बड़ी आक्रोशित रूप से सामने आती है, या बालक बहुत हाइपर होकर उससे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यानी कि ये एक सामान्य वातावरण, सामान्य परिस्थिति, सामान्य संप्रेषण के बीच में भी ये एक असामान्य व्यवहार हो। अब इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए जीवन इतिहास विधि का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बालक जो एकदम इस तरह से एग्रेसिव होकर उसने जवाब दिया बालक को, तो जीवन इतिहास विधि के माध्यम से शिक्षक इसके इस एग्रेसिव बिहेवियर या जो एक आक्रोशित व्यवहार या प्रतिक्रिया है इसको जानने की का प्रयास करेगा। अब वो क्या करेगा कि वो हर एक से बात करेगा उससे संबंधित, कि बालक के बचपन से लेके आज तक, उसके जन्म से लेके आज तक की उसकी जन्म की जो परिस्थितियां उसकी जानकारी प्राप्त करेगा, उसके विकास क्रम को जानकारी प्राप्त करेगा। यानी कि उसको जन्म से लेकर आज तक, जन्म से लेकर और आज तक की जितनी भी सूचनाएं हैं, समस्त सूचनाएं बालक के द्वारा प्राप्त, अध्यापक के द्वारा प्राप्त की जाती है। और इन्हीं समस्त सूचनाओं में से कहीं पर आकर इस बात का पता चलता है कि बालक का असामान्य व्यवहार क्यों। जैसे कि बालक के हर कार्य को किए जाने पर, चाहे उसने अच्छा भी किया है, तब भी उसको कभी भी प्रशंसा का शब्द सुनने को नहीं मिला, कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करता। सब एक सामान्य है कि हाँ ठीक है किया तो ठीक है ना, बच्चा को सभी बच्चे करते हैं। एक ये कई बार होता है कि परिवार के समस्त सदस्यों की या अन्य सभी की सोच होती है, और कई बार बाहर के व्यक्ति भी अगर तारीफ करते हैं तो पेरेंट्स का ये सोचेंगे ज़्यादा तारीफ करने में बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि बाहर से भी अगर कोई तारीफ करता है तो टोकते हैं कि कोई ऐसी बात होगी, तुम्हारा बच्चा भी तो करता। तो ऐसी जो परिस्थितियां सामने आती है तो बालक ये सोचने लगता है कि मेरे कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, या मैं कितना भी अच्छा पढ़ लूँ मेरे को कोई भी अच्छे से तारीफ नहीं करे। तो ऐसे में बालक का हर समय असामान्य व्यवहार निकल कर आता है। तो ऐसी परिस्थितियों को जानने के लिए जीवन इतिहास विधि एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है। इसमें अंतिम बात आती है कि ये मनोवैज्ञानिक है। ये विधि मनोवैज्ञानिक है, यानी कि इसमें मनोविज्ञान के समस्त सिद्धांतों का पालन करते हुए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि बालक से संबंधित समस्त सूचनाओं को सहजता से एकत्रित करके और उसकी समस्याओं का पता चलता है और उसका निवारण किया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके दोषों, कि जीवन इतिहास विधि के दोष क्या है या वो किस प्रकार से ये उसमें सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहला दोष तो है कि इसमें समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है, यानी कि इसमें एक नहीं, एक दिन या 2 दिन के अध्ययन से ये विधि सही परिणाम नहीं देती। इसीलिए इसमें 1 महीना, 6 महीने, 4 माह,
नहीं आएंगे या सही परिणाम सामने नहीं आएंगे। इसीलिए सबसे पहला दोष तो ये है कि अगर आपको तत्काल इमीडिएट किसी चीज के परिणाम की आवश्यकता है तो ये विधि उसके लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है कि व्यक्तिनिष्ठता का इसमें समावेश हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति मैं किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर रही हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अमूमन आज वर्तमान में ये चीज बहुत अधिक देखने में आती है कि एक और दो पक्ष, ये दो पक्ष हैं, इन दोनों में आपस में जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण होता है, उसमें इसने क्या कहा और इसने इस बात को कैसे समझा, क्योंकि हर व्यक्ति कहने की इसका तात्पर्य अलग होता है, इसका समझने का तात्पर्य अलग होता है। ऐसे में इसने जिस भाव से, जिस तात्पर्य से, जिस अर्थ में जो बात कही है, उसने उसके विपरीत अर्थ में समझी। इससे इन दो के बीच में उस बात को मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं वो उत्पन्न होने लगती है। तो यही बात है कि यहाँ पर बालक ने किस प्रकार के व्यवहार में प्रतिक्रिया किस समय क्यों दी, या किसी कारण या तथ्य के बारे में हम जानकारी हासिल करें तो उसके पीछे के कारण क्या है, हमारा समझने का तरीका अलग होता है, उनका मूल भाव अलग होता है। ऐसे में जो इसको समझ में आती है, अध्ययन करता हो, वो उसी के अकॉर्डिंग उसको लिख देता है या उसके बारे में कह देता है। अगली बात आती है जीवन इतिहास को संग्रहित करना कठिन होता है। जीवन इतिहास को संग्रहित करना कठिन है। किसी भी व्यक्ति को समझना, उसके भाव, उसके अर्थ को समझना आसान नहीं होता है। ये चीज समझना, उसके बारे में सोच पाना, एक या उसके बारे में तथ्यों को एकत्रित करना आसान नहीं होता है। क्यों? कि हर व्यक्ति किसी चीज को अपने एंगल से देखता है और व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष का अपना अर्थ होता है, अपना नजरिया होता है। तो ऐसे में सही तथ्यों का संकलन कर पाना आसान नहीं होता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है कि इसमें अमनोवैज्ञानिकता का समावेश हो जाता है। अमनोवैज्ञानिकता का इसमें समावेश होता है, यानी कि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अवश्य है, या यूँ कहा जाए कि ये विधि मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ व्यक्तिनिष्ठता के आ जाने से है, तथ्यों के सही संकलन नहीं हो पाने से इसमें अमनोवैज्ञानिक विचारधाराओं का सम्मिलित आ जाना आसान है। अगली बात आती है वैज्ञानिकता का अभाव। वैज्ञानिकता का अभाव, वैज्ञानिकता का अभाव होता है क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रमबद्धता होनी चाहिए, जो सत्य सूचनाएं एकत्रित होनी चाहिए, वो चीज संभव नहीं होती है। इसीलिए इसमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। इस आधार पर यदि हम इन चीजों को ध्यान में रखें कि व्यक्तिनिष्ठता नहीं आने दें, समय सीमा को ध्यान में रखकर, फिर इसका मतलब समय कितना लग सकता है, इसका प्रारूप पहले से ही, अंदाजा उसका पहले से ही लगाकर, और जब अगर इसको उपयोग में लाया जाए तो ये विधि किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बहुत प्रभावी और अच्छी विधि मानी जा सकती है। इसी आधार पर आज आपको एक गृह कार्य करना है। उसमें आपको प्रश्न है कि जीवन इतिहास जीवन इतिहास विधि को एक बालक का अध्ययन करने में आप कैसे उपयोग
उपयोग में लाएंगे। कैसे उपयोग में लाएंगे? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जीवन इतिहास विधि को एक बालक के अध्ययन करने के लिए आप किस तरह से उपयोग में लाएंगे, इसको 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हुए कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। अत्यधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलिए। बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए और सैनिटाइज करते रहिए। धन्यवाद।